हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करें पार्ट सेकंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। आज हमारा दूसरा लेसन है जैविक खेती, जैविक खाद व जैव उर्वरक। इसमें आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरा पॉइंट है केंचुए की खाद। इससे पहले हमने गोबर की खाद व कंपोस्ट के बारे में पढ़ लिया है और आज है हमारी केंचुए की खाद वर्मी कंपोस्ट। केंचुए द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर जो उत्तम किस्म का कंपोस्ट तैयार किया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें साधारण गोबर खाद की तुलना में 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीटेट की मात्रा पाई जाती है। तो गोबर खाद की तुलना में 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीटेट की मात्रा किस में पाई जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट में। वर्मी कंपोस्ट 60 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। साधारणतया वर्मी कंपोस्ट 60 दिन या 2 महीने में बनकर तैयार हो जाता है। केंचुए ऑक्सिन नामक हार्मोन का स्त्राव करते हैं। केंचुए किस हार्मोन का स्त्राव करते हैं? तो ऑक्सिन हार्मोन का। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन 1.2 से 2.5%, फास्फोरस 1.6 से 1.8% और पोटास 1.0 से 1.5%। केंचुए में प्रजनन व खाद्य निर्माण हेतु आवश्यक है अंधेरा, 30% नमी तथा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। केंचुए में प्रजनन व खाद्य निर्माण हेतु क्या क्या आवश्यक है? तो अंधेरा आवश्यक है, 30% नमी आवश्यक है तथा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। केंचुए के प्रकार, पहला प्रकार है एपिजिक। ये भूमि में 1 मीटर तक गहराई तक जाते हैं। ये भूमि में 1 मीटर गहराई तक जाते हैं जो कृषि अपशिष्टों को अधिक खाते हैं। एपिजिक किस्म के ये केंचुए कृषि अपशिष्टों को अधिक खाते हैं। ये 90% वानस्पतिक भाग व 10% मृदा भाग खाते हैं। ये 90% तो वानस्पतिक भाग व लगभग 10% मृदा भाग खाते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट के लिए इन्हीं केंचुए का उपयोग किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किस किस्म के केंचुए का प्रयोग किया जाता है? तो वो है एपिजिक किस्म के केंचुए। इस एपिजिक किस्म की कुछ प्रजातियां हैं, मुख्य प्रजातियां में पहली है आइसिनिया फोइडिका। कौन सी है? आइसिनिया फोइडिका। राजस्थान हेतु सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो आइसिनिया फोइडिका। आइसिनिया फोइडिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, आइसिनिया फोइडिका, आइसिनिया फोइडिका। अगली प्रजाति है फेरोटिमा इलोनगेटा, फेरोटिमा इलोनगेटा। तीसरी है पेरिनिप्स आरोसिकोली, पेरिनिप्स आरोसिकोली। अगले केंचुए का प्रकार है इंडोजिक। ये जल निकास में उपयोगी है। इंडोजिक केंचुए क्या है? जल निकास में उपयोगी है क्योंकि ये केंचुए भूमि में गहरी सुरंगें लगभग 3 मीटर से अधिक बनाते हैं। ये भूमि में 3 मीटर से अधिक गहरे की क्या बनाते हैं? सुरंगें। इसलिए ये जल निकास में क्या है? उपयोगी है। अगली प्रकार है डायोजिक। ये केंचुए 1 से 3 मीटर गहराई पर रहते हैं। एपिजिक 1 मीटर, इंडोजिक 3 मीटर और ये 1 से 3 मीटर, ये दोनों के बीच की सरणी है। एपिजिक और इंडोजिक के बीच की सरणी कौन सी है? तो वह है डायोजिक। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग, साधारण फसलों में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग 5 से 6 टन प्रति हेक्टर, सामान्य फसलों में 5 से 6 टन प्रति हेक्टर, सब्जियों में 7.5 टन प्रति हेक्टर, फलदार पौधों में 5 केजी प्रति पौधा, फलदार पौधों में 5 केजी प्रति पौधा, फिर फूलों की क्यारियों में 1 से 2 केजी प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर कितना? 1 से 2 केजी किसमें? फूलों की क्यारियों में। और आज हमारा चौथा पॉइंट है खली की खाद, खली की खाद। ठीक है, खली की खाद सांद्र कार्बनिक खाद होती है। खली की खाद क्या होती है? सांद्र कार्बनिक खाद होती है। ये 2 प्रकार की होती है। खलियां भी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। पहली खली है खाद्य खलियां। ये पशुओं को खिलाने में काम आती है। खाद्य खलियां किस काम आती है? पशुओं को खिलाने में काम आती है। तो इसमें मुख्य है सरसों की खली, तारामीरा खली, बिनोला, मूंगफली की खली, अलसी की खली, नारियल की खली आदि।
तो खाद्य खलियों कौन कौन सी हैं? सरसों, तारामीरा, बिनोला, मूंगफली, अलसी, नारियल आदि। दूसरा प्रकार की खली है अखाद्य खलियां, जिन्हें पशु खाना पसंद नहीं करते हैं। वो किस श्रेणी में आते हैं? अखाद्य में। इन्हें खेतों में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अखाद्य खलियों को किसमें प्रयोग किया जाता है? तो खाद में। और इसमें मुख्य खलियां हैं महुआ की खली, अरंडी की खली, नीम की खली, कुसुम की खली और करंज की खली। महुआ, अरंडी, नीम, कुसुम और करंज ये क्या है? अखाद्य खलियां हैं। अरंडी की कली भूमि में दीमक व कीटों का नाश करती है। अरंडी की कली क्या करती है? भूमि में दीमक व कीटों का नाश करती है। नीम की खली में अजेडिरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है जो कीटनाशक में उपयोगी है। नीम में क्या पाया जाता है? अजेडिरेक्टिन नामक रसायन किस में पाया जाता है? तो नीम में जो कीटनाशक का कार्य करता है। महुए की कली मृदा में देरी से अपघटित होती है। महुआ की कली सबसे क्या होती है? मृदा में देरी से अपघटित होती है। इसका प्रयोग फसल बुआई के 2 माह पूर्व करते हैं। महुआ की खली मृदा में देरी से अपघटित होती है तो इसका प्रयोग फसल बुआई में 2 माह पूर्व करते हैं। शेष कलियां 2 माह पूर्व उपयोग करना उत्तम रहता है। शेष कलियों में 2 सप्ताह पूर्व प्रयोग करना उत्तम रहता है। और महुआ की कली 2 माह पूर्व। महुआ की कली 2 माह बुआई के 2 माह पूर्व और अन्य शेष कलियां बुआई के 2 सप्ताह पूर्व। यहाँ सप्ताह है। दो सप्ताह पूर्व प्रयोग करना उत्तम रहता है। महुए की खली में सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। यह धान की फसल हेतु सर्वोत्तम है। तो महुए की कली में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो सेपोनिन। और नीम की कली में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो अजेडिरेक्टिन। सेपोनिन महुए की कली में पाया जाता है और महुआ की कली धान की फसल हेतु सर्वोत्तम है। महुए की कली किसके लिए सर्वोत्तम है? तो धान की खेती हेतु। महुए की खेती में सर्वाधिक नाइट्रोजन कुसुम की खली में पाई जाती है। सभी खलियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाई जाती है? तो कुसुम की खली में। कितनी पाई जाती है? तो 7.9%। 7.9% किसमें? तो कुसुम की खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन कुसुम की खली। अब हम खली और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा देखेंगे। सबसे पहली खली है महुआ, दूसरी अरंडी, तीसरी नीम, चौथी अलसी, 5वीं बिनोला, 6वीं मूंगफली, 7वीं कुसुम और 8वीं सरसों। महुए में नाइट्रोजन पाया जाता है 2.6%। महुए की कली में नाइट्रोजन पाया जाता है 2.5%। महुए की कली में 2.5%। अरंडी में 4.47%। नीम में 5.22%। अलसी में 5.53%। बिनोले में नाइट्रोजन पाया जाता है 6.3%। मूंगफली में 7.3% और कुसुम में सर्वाधिक 7.9% और सरसों की कली में 5.40%। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन तो पाया जाता है कुसुम में और इसके बाद सर्वाधिक पाया जाता है मूंगफली में 7.3, कुसुम में 7.9। और सबसे कम की बात करें तो नाइट्रोजन महुए की खली में पाया जाता है कितना? तो 2.56%। और अरंडी की खली में पाया जाता है 4.47, नीम में 5.22, अलसी में 5.53%, बिनोले में 6.3% और मूंगफली में 7.3% और कुसुम में 7.9% और सरसों में 5.40%। अब बात करते हैं फास्फोरस की। तो महुए की खली में फास्फोरस पाया जाता है 0.80% और अरंडी में पाई जाती है 1.85%। नीम में पाया जाता है 1.08%। महुए की खली में पाया जाता है 0.80% और नीम की खली में पाया जाता है 1.08%। अलसी में पाया जाता है 1.44% और बिनोले की खली में पाया जाता है 2.84%। मूंगफली में पाया जाता है 1.53%। कुसुम में फास्फोरस नहीं पाया जाता है और सरसों में 1.84%।
1.84%। फास्फोरस किसमें पाया जाता है? तो सरसों में। और सबसे कम इसमें बात करें तो है मोवे की खली में। नाइट्रोजन भी सबसे कम मोवे की खली में और फास्फोरस भी सबसे कम मोवे की खली में। अब हम बात करते हैं पोटास की, तो मोवे की खली में पोटास पाया जाता है 1.85%, अरंडी में पाया जाता है 1.39%, नीम में पाया जाता है 1.48%, अलसी में पाया जाता है 1.28%, बिनोले में पाया जाता है 2.17%, मूंगफली में पाया जाता है 1.33% और कुसुम में पोटास और फास्फोरस नहीं पाया जाता और सरसों में पाया जाता है 1.16%। यह हमारी चौथी खली की खाद, विभिन्न खलियों के बारे में देखा। और आज हमारा 5वां पॉइंट है हरी खाद। दलहनी व अदलहनी फसलों को पुष्प अवस्था में मृदा में दबाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हरी खाद कहते हैं। हरी खाद का निर्माण कैसे होता है? तो दलहनी व अदलहनी फसलों को पुष्प अवस्था में मिट्टी में दबाना किसका निर्माण होता है? तो हरी खाद का निर्माण होता है। हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल है सनई। हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? तो वो है सनई। सनई का वैज्ञानिक नाम है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। वानस्पतिक नाम क्या है? सनई का वानस्पतिक नाम है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। सर्वोत्तम हरी खाद किसकी होती है? तो सनई की। सनई क्या है? सर्वोत्तम हरी खाद है। और भारी मृदा व जल प्लावित दशा में सर्वोत्तम फसल है ढेंचा। सामान्यतया तो हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल है सनई, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। वे भारी मृदा, जहाँ मृदा क्या होती है? भारी व जल प्लावित क्षेत्र में सर्वोत्तम फसल कौन सी है? ढेंचा। इसलिए धान है जो सर्वोत्तम हरी खाद कौन सी है? तो वो है हमारे ढेंचा। क्योंकि जहाँ पर जल का स्त्राव ज़्यादा होता है वहाँ हरी खाद के लिए ढेंचे की फसल उपयुक्त है। सर्वाधिक नाइट्रोजन जमा करने वाली हरी खाद है सनई। लगभग 80 kg प्रति हेक्टर नाइट्रोजन जमा करती है और सर्वोत्तम खली भी ये सनई है। हरी खाद हेतु लेग्यूमिनेस कुल की फसलें अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। लेग्यूमिनेस कुल की फसलें किसके लिए? तो हरी खाद के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। फसल और बीज दर और प्राप्त नाइट्रोजन प्रति हेक्टर, तो सनई की बीज दर है 50 से 60 kg प्रति हेक्टर और ढेंचा की 60 से 80 kg प्रति हेक्टर, ग्वार की 20 से 25 kg प्रति हेक्टर, लोबिया या चंवला की 45 से 50 kg, मूंग की 15 से 20 kg और उड़द की भी 15 से 20 kg। बीज दर एक वापिस सनई की 50 से 60 kg, ढेंचा की 60 से 80 kg, ग्वार की 20 से 25 kg और लोबिया या चंवला की 45 से 50 kg, मूंग की 15 से 20 और उड़द की 15 से 20 kg प्रति हेक्टर बीज दर की आवश्यकता होती है। सनई से नाइट्रोजन प्राप्ति होती है 80 kg प्रति हेक्टर। सनई से नाइट्रोजन प्राप्ति कितनी होती है? तो 80 kg प्रति हेक्टर। ढेंचा से होती है 75 kg प्रति हेक्टर, ग्वार से होती है 65 kg प्रति हेक्टर, लोबिया से होती है 50 kg प्रति हेक्टर, मूंग से होती है 45 kg प्रति हेक्टर, उड़द की होती है 45 kg प्रति हेक्टर। सर्वाधिक किसमें होती है? सनई से नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है कितनी? तो 80 kg प्रति हेक्टर। इसलिए सर्वोत्तम या हरी खाद भी किसकी बनती है? तो सनई की बनती है। तो हेलो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जैविक खेती व जीवांश खाद जैव उर्वरक से आज हमारी तीसरी क्लास।